नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और पल्लव वंश का ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण मुझे इस वीडियो को फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। वो गलती ये है कि मैंने ये कह दिया था कि पल्लव वंश के काल में जो कला संस्कृति का विकास हुआ, मंदिर निर्माण कला की विकास की बात जो हुई, वह बेसर कला है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भूल गया था कि जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, चालुक्य जो वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, उनके काल में जो कला संस्कृति का विकास हुआ वह मूल रूप से बेसर संस्कृति थी। जबकि पल्लव मंदिर निर्माण कला, जहाँ पर हमें राजसिंह शैली, मामल्ल शैली, जो नरसिंहवर्मन शैली हमें देखने को मिलती है, अपराजित शैली देखने को मिलती है, चार प्रकार से चार राजाओं के नाम पर जो हमें शैली इस वंश में देखने को मिलती है, उस शैली को द्रविड़ कला संस्कृति का आधार माना जाता है। तो ये थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग मुझे हो गई थी और मैंने जल्दबाजी में गलत कह दिया था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आप गलत चीज़ों को फैक्ट बनाकर अपने दिमाग में बैठा लें और फिर कभी किसी एग्ज़ाम में आप गलत पॉइंट कर दें और एक आध मार्क्स से अगर आपका एग्ज़ाम रह जाए और उसका पूरा दोष अगर मेरे सिर पर आए तो फिर वो सही भी होगा और फिर मुझे बहुत पछतावा होगा। इसीलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट करके और फिर से नए आधार पर वीडियो को बनाने का प्रयास किया हूँ। और इस वीडियो में मैं पूरे खुले विचारों से आपको तीनों शैलियों के बारे में समझा सकता हूँ। नागा शैली आपको नर्मदा नदी या फिर जो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, उससे ऊपर भारत में जो भी शैली का विकास हुआ मंदिर निर्माण शैली का, मुख्य रूप से गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में, वह मंदिर निर्माण शैली कहलाई नागा शैली। ठीक है। अब जो इसके बीच में विंध्याचल पर्वत और जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है, कृष्णा नदी है, उसके बीच का जो क्षेत्र है जिसमें महाराष्ट्र वगैरह आता है, उसका ऊपरी क्षेत्र आता है और बहुत सारा एरिया आता है इधर। तो जो हिस्सा कहलाया, वहाँ पर आपको चालुक्य जो वातापी या बादामी के चालुक्य वंश आपको देखने को मिलेंगे। इनके काल में जो मंदिर निर्माण कला संस्कृति का विकास होता है, क्योंकि इनके दौर में ऊपर नागर मंदिर निर्माण संस्कृति बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो चुकी है। नीचे दक्षिण में द्रविड़ शैली जो है वह विकसित हो रही है। आप देख रहे हैं कि पल्लवों के काल में वो काफ़ी अच्छे से विकसित हो रही है। तो दोनों क्षेत्रों का प्रभाव वहाँ पर वातापी के चालुक्यों पर पड़ता है और वो क्या करते हैं कि दोनों को ही समाहित कर लेते हैं। तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी जब मैंने वातापी का पढ़ाया था मैंने आपको। तो आप अगर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख ले टेलीग्राम चैनल की, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये आपको मंदिर उस कला संस्कृति के देखने को मिलेंगे। तो जो बेसर कला संस्कृति है, वहाँ पर आपको द्रविड़ स्टाइल के मंदिर और जो नागर शैली है, दोनों शैलियों के जो मंदिर है वो एक तरह से आपको बने हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तीनों शैलियों में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। खैर, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पल्लव वंश की, और पल्लव वंश को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पल्लव वंश दक्षिण भारत में प्रमुख वंशों में से एक रहा जिसने दक्षिण भारत में राजनीतिक सत्ता के विकास की शुरुआत की। इससे पहले भी संगम काल में चोल चेर पांड्य हम देख चुके थे, लेकिन उसके बाद एक लंबा समय यहाँ पर राजनीतिक कमजोरी का हाल रहता है। और फिर गुप्त काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं को यहाँ पर गुप्त शासक पराजित कर देते हैं। और यहाँ पर जो पल्लव वंश है, इनके एक राजा को भी वो पराजित करते हैं, विष्णुगुप्त जिनका नाम रहता है। और उसके बाद में फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो इनके एक शासक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये गुप्तों के सामंत रहे होंगे, और जब वक्त मिला इन्हें, जब इन्हें लगा कि अब गुप्त कमज़ोर हो गए तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो पल्लव आपको वातापी के जो चालुक्य हैं उनके समकालीन देखने को मिलेंगे, आपको गुप्तों के समकालीन देखने को मिलेंगे, और आपको हर्षवर्धन के समकालीन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने देखा राजपूत काल में, राजपूत काल क्या था, मुख्य रूप से पूर्व मध्यकाल था, या गुप्तोत्तर काल उसे हम कहते हैं। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद, गुप्त वंश की समाप्ति के बाद उत्तर भारत की राजनीति में क्या चल रहा था, तो प्रमुख राजनीतिक वंश हमने देखे, हमने हर्षवर्धन देखा, हमने राजपूत काल के गुर्जर प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, बहुत सारे वंशों को हमने देखा। अब हम उसी के सिमिलर, उसी के समांतर
हम देख रहे हैं कि गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत में क्या चल रहा है। तो गुप्तों के पतन के बाद हमने देखा कि वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था, उसके सामंत जो रहते हैं वातापी के चालुक्य, वह अपने आप की अपनी स्थिति मजबूत करते हैं और जैसे ही वाकाटक वंश कमज़ोर होता है तो वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है। और गुप्तों का पतन हो चुका होता है तो कोई बड़ी शक्ति नहीं होती वाकाटक की रक्षा करने के लिए। तो यही कारण है कि आपको वातापी के चालुक्य महाराष्ट्र क्षेत्र में दिखेंगे। अब उसी दौरान क्या होता है, गुप्तों की जो सामंत की स्थिति में थे और क्षेत्र में आपको उत्तरी तमिलनाडु में ये देखने को मिलेंगे। कौन? ये पल्लव वंश, पल्लव शासक। तो ये भी अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देते हैं और फिर ये भी अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। आगे जाकर चोल और राष्ट्रकूट जैसे राजवंश इनकी सत्ता छीन लेते हैं इनसे। अब इनके जानकारी के स्रोत की हमें पल्लव वंश के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो यहाँ पर दो तरीके से किसी भी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, उन्होंने अभिलेख वगैरह, उनकी मुद्राएं, उससे हमें जानकारी मिलती है। उनके समय की जो वास्तुकला शैली है उससे हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा साहित्यिक स्रोत, उनके विद्वान या फिर उनके समय पर जो यात्री आते हैं वो क्या विवरण दे रहे हैं उस वंश के बारे में, उन राजाओं के बारे में जो इस वंश से जुड़े हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। तो सोड्डल की जो अवंती सुंदरी कथा है, इससे हमें सिंह विष्णु की जानकारी मिलती है। सिंह विष्णु जो कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनसे पहले जितने शासक होते हैं वो सामंती स्थिति में होते हैं और सिंह विष्णु ऐसे पहले शासक होते हैं जो इस वंश में स्वतंत्र शासन की नींव रखते हैं, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार प्रारंभिक शासकों की हमें इससे जानकारी मिलती है। किससे? महावंश से। जैन ग्रंथ से हमें लोक विभंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो कि महामल्ल की जानकारी हमें मिलती है। जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट होते हैं वो महामल्ल की उपाधि लेते हैं। मल्ल का मतलब क्या होता है? योद्धा। महा यानी कि बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा योद्धा, क्योंकि जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो वातापी के चालुक्य हैं वहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं पुलकेशिन द्वितीय, उनको न केवल 3 बार हराते हैं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में मारे भी जाते हैं और तकरीबन 13 सालों तक पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य वातापी के चालुक्यों के क्षेत्र पर ये पल्लव शासक शासन करते हैं। जब यहाँ पर नरसिंह वर्मन की मृत्यु हो जाती है तो फिर पुलकेशिन द्वितीय के बेटे विक्रमादित्य अपने राज्य को स्वतंत्र कराते हैं अपने एक सामंत की मदद से। यह हमने वातापी के चालुक्य जब पढ़े थे तब हमने ये देखा था। अब मत्स्य प्रश्न जो कि महेंद्र वर्मन द्वारा रचित ग्रंथ है। अब महेंद्र वर्मन एक विद्वान भी थे और उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे। 3-4 ग्रंथ हम उनके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना जो रखता है और जिस पर प्रश्न बन भी चुके हैं वो है मत्स्य प्रश्न। मत्स्य प्रश्न से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला है उसे इन्होंने किस तरह से उजागर किया और उसे किस तरह से इन्होंने समाप्त किया, उसकी जानकारी यहाँ पर महेंद्र वर्मन फर्स्ट देते हैं। कपालिक हैं, दिगंबर हैं, जैन भिक्षु हैं, इनके क्रियाकलाप जो कि बहुत ज़्यादा आडंबर पूर्ण हो जाते हैं, इन पर ये व्यंग करते हैं। व्यंग करने का मतलब क्या होता है कि किसी को ताना मारना, ठीक है, किसी को मजाकिया अंदाज में या फिर किसी को कटु वचन के रूप में किसी भी तरीके से कुछ बात कह देना जो आदमी को बुरी लगे। जैसे हरिशंकर परसाई और शरद जोशी मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यकार माने जाते हैं जिनका हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान है। यहाँ पर शरद जोशी या हरिशंकर परसाई दोनों में से किसी एक की लाइन है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषी लोग ही कहते हैं कि हमें हिंदी को बचाना चाहिए और कई सारे लोग इस बात को अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कितनी शर्म की बात एक प्रकार से आप कहिए कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा ये खतरा है, फलाना खतरे में है, ढिकाना खतरे में। कोई भी चीज़ खतरे में तब होती है जब हम उसे छोड़ देते हैं।
अगर हम हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म, हमारी पहचान को अगर हम हमारे अंदर लेकर चलेंगे तो वो कैसे खतरे में आ सकती है। अब आप ही सोचो, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और भारत की सबसे बड़ी भाषा है। अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा अचानक विलुप्त हो जाए, ये तो मजाक की बात है। तो हिंदी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हम हिंदी बोलना छोड़ नहीं देते। जब तक हम हिंदी बोल रहे हैं, जब तक हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तब तक कोई कितना सिर पीटता रहे कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा खतरे में है, ये सब मजाक की बातें हैं, इनको सीरियस मत लीजिएगा। इसलिए व्यंग्यकार कहते हैं कि भाई अगर आप अपनी संस्कृति को खुद व्यक्तिगत तौर पर अपना रहे हो तो किसी से खतरे की बात कहना ही बेवकूफ़ी है, मतलब उसको खतरा है ही नहीं है। तो हिंदी दिवस पर हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी भाषियों को ये बात शोभा नहीं देती। अगर कोई तमिल व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और वो हिंदी सीखता है तो फिर ये बड़ी बात मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं, यह ग्रंथ व्यंग्यात्मक शैली में है। व्यंग्यात्मक शैली क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। मध्यविलास प्रहसन एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है पल्लव वंश का और इस काल का, और महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक है वो इसके रचयिता हैं। अब देखिए, नंदी नंदिक कलाम्बकम एक तमिल ग्रंथ है और पेरुंद देवनार इसके रचयिता हैं। इस ग्रंथ में हमें पल्लव शासक नंदीवर्मन थर्ड की उपलब्धियां, उनके जीवन परिचय तथा कांची नगर और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। हैंसांग के विवरण की बात करें तो सी यू की यह 640 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में कांची आया था और इसने कांची नगर का वर्णन किया है। कांची नगर की परिधि इन्होंने बताई है 6 वर्ग मील और स्थविर बौद्ध संप्रदाय के 100 से अधिक विहार हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे और कांची धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि इन्होंने कांची को बताया है। तो ये हैंसांग की ग्रंथ सियूकी से हमें ये जानकारी मिलती है। जो हैंसांग था वह प्रारंभ में तो आया था हर्षवर्धन के दरबार में, फिर वह हर्षवर्धन से बातापी के जो चालुक्य होते हैं पुलकेशिन द्वितीय, उनके काल में उनके दरबार में जाता है और उन्हीं के दरबार में जब वह जाता है तो जो पुलकेशिन द्वितीय होते हैं वह हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत में आक्रमण करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय उन्हें न केवल रोकते हैं बल्कि पराजित भी करते हैं। तो इस बात की जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख के अलावा सीयूकी जो कि हैंसांग का यात्रा वृत्तांत है, इससे भी हमें ये जानकारी मिलती है। फिर हैंसांग कांची नगर की यात्रा करते हैं, क्योंकि कांची नगर एक प्रमुख बौद्धों का एक प्रमुख स्थल यहाँ पर बन चुका था इस काल तक। अब इसके बाद में देखिए कि कसाकुडी जो दानपत्र अभिलेख है, कुरिम दानपत्र अभिलेख, मंडकपट अभिलेख, बेलूपालम अभिलेख, ये सभी पल्लव वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अब पल्लवों के 2 प्रकार के अभिलेख हमें मिलते हैं। पहले अभिलेख जिनमें सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि जन सामान्य की भाषा इस काल में थी। वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा जन सामान्य और सामान्य अधिकारियों सामंतों की भाषा थी। ये इस भाषा में अपने लेख लिखवाते हैं कब तक? 250 से 350 ईस्वी तक, यानी कि 100 सालों तक। ये 100 साल पल्लव शासकों की सामंती स्थिति को बताता है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये सामंती स्थिति को बताता है? क्योंकि संस्कृत भाषा का उपयोग केवल राज परिवार के लोग ही कर सकते थे, राजा ही कर सकता था। अब ये राजा नहीं है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में अपने अभिलेख नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि 350 ईस्वी के बाद से हमें इनके अभिलेख संस्कृत में मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि अब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लिया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ प्रारंभिक शासक हमें देखने को मिलते हैं, वही जो प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवा रहे हैं और जो सामंती स्थिति में हैं। सिंहवर्मन, शिव स्कंदवर्मन और विष्णुगुप्त जो थे वह समुद्रगुप्त के समकालीन थे और दक्षिणा पथ पर जब समुद्रगुप्त आक्रमण करता है तो पराजित होने वाले शासकों में विष्णुगुप्त भी शामिल होते हैं। पल्लवों का जो मूल क्षेत्र था जहाँ पर ये सामंत स्थिति में थे वह था तोंडई मंडल बोले तो उत्तरी तमिलनाडु। इनकी जो राजधानी थी वह थी कांची।
कांची बोले तो आज के तमिलनाडु में है कांचीपुरम। और राजकीय इनका जो चिन्ह था वह था वृषभ। वृषभ मतलब कि एक फरंगी बैल, मतलब कि जो कुबड़ वाले बैल होते हैं ना, सांड एक प्रकार से जिनको कहते हैं, उनको कहते हैं वृषभ। अब यहाँ पर जो पहले जो व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर स्वतंत्र पल्लव राज्य की स्थापना करते हैं सामंती स्थिति से हटकर, वो होते हैं सिंह विष्णु। 575 से 600 ईस्वी यानी कि तकरीबन 25 वर्षों तक सिंह विष्णु शासन करते हैं। और इन्हें इस वंश का मतलब है पल्लव वंश का या पल्लव साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह और पोत्तरायण की उपाधि ली। वैष्णव मतानुयायी थे ये। और महाबलीपुरम में बराह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। क्या करवाया था? महाबलीपुरम में इन्होंने बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान, जो कि इस काल के सबसे प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, और इनका नाम था भारवी, और इन्होंने किरात जोनियम नाम की पौराणिक कथा इन्होंने लिखी। अब यहाँ पर ये आपको याद रहे उसके लिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अपन, कि जो किरात जोनियम है जहाँ पर भगवान शिव और अर्जुन की कथा यहाँ पर हमें मिलती है, हम इस पौराणिक कथा को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये किरात जोनियम और भारवी आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। और उनके साथ साथ सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश के संस्थापक है वो भी आपको याद रहेंगे। किरात जोनियम एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है जो भारवी द्वारा लिखा गया है। यह महाकाव्य अर्जुन और भगवान शिव की कथा पर आधारित है। इस कथा का जो सारांश है वह हम यहाँ पर देखें तो अर्जुन जो पांडवों में से एक थे, वनवास के दौरान एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव जो किरात यानी कि एक वनवासी जो आदिवासी होते हैं उनका रूप धारण करते हैं और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं। किरात रूप में यानी कि एक जंगली व्यक्ति के रूप में भगवान शिव अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं और अर्जुन अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए भगवान शिव को पराजित कर देते हैं। यहाँ पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने वास्तविक रूप में दिखाते हैं अर्जुन को, और भगवान शिव अर्जुन को एक शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करते हैं और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। किरात जोनियम महाकाव्य में अर्जुन की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और अर्जुन की वीरता का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है और इसकी कथा और शिल्प दोनों ही अद्वितीय है। तो कुल मिलाकर भगवान शिव के किरात अवतार यानी कि एक वनवासी अवतार और साथ ही साथ भगवान अर्जुन की तपस्या और महाभारत युद्ध से पहले जो वे अज्ञातवास में रहे उसकी यहाँ पर कथा आपको बताई गई है। अगले शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो 600 से 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये प्रारंभ में जैन शासक थे। नयनार यानी कि शैव संत अप्पर के प्रभाव से ये शैव बन जाते हैं। तिरुवक्कटासुरासु भी यहाँ पर इनके समकालीन नयनार संत थे। नयनार का मतलब क्या होता है? जो भगवान शिव की उपासना करते हैं और शैव परंपरा के दक्षिण भारत में जो शाखा बनी वह नयनार कहलाई। जो वैष्णव परंपरा की शाखा बनी वह कहलाई, वह अलवार कहलाई। यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम कुछ उपाधि लेते हैं, मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुणभार और चित्तकारी चित्रकार पुल्ली। अब ये देखिए ये मत्त विलास की उपाधि ले रहे हैं और साथ ही ये मत्त विलास प्रहसन नाम से एक प्रसिद्ध रचना भी लिखते हैं। भगवत दज्जुक नाम की एक रचना लिखते हैं और कुडमिमालय यानी कि संगीत पर आधारित एक ग्रंथ ये यहाँ पर लिखते हैं। समकालीन संगीत आचार्य व महेंद्र के गुरु इस समय पर जो थे वह थे रुद्राचार्य। इसने इसके समय चालुक्य पल्लव संघर्ष की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम मारे जाते हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। 630 से 668 ईस्वी तक के शासन करते हैं और इन्होंने महामल्ल भी इन्हें कहा जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था महामल्ल का मतलब होता है महायोद्धा। पल्लवों का सबसे शक्तिशाली शासक इन्हें माना जाता है और इन्होंने परियाल,
सूरमाल और मणिमंगल के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और बातापी कोंड की इन्होंने उपाधि ली थी। अब देखिए, श्रीलंका के अपदस्थीय शासक मानवम्म की सहायता से ये हराते हैं किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इस काल में, गुप्तोत्तर काल में, सबसे प्रसिद्ध और महान शासक माने जाते हैं हर्षवर्धन। अब देखिए, हर्षवर्धन को पराजित कौन कर रहा है? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कौन कर रहा है? नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन न केवल एक बार बल्कि 3 बार पराजित करते हैं पुलकेशिन द्वितीय को। तो इस काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन हुए? नरसिंहवर्मन फर्स्ट। हालांकि एक राजा अपनी युद्ध कला से ही महान नहीं होता, वह अपने जनता के प्रति किस तरह का व्यवहार रखता है उससे भी वह महान होता है। जो क्या बोलते हैं, जो हर्षवर्धन है उनके विषय में कहा जाता है कि वे अपने शासन के हर 6वें वर्ष में जो प्रयाग है वहाँ पर अपने राजकोष का सारा धन दान कर देते थे। कई इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि वो अपने वस्त्रों तक को दान कर देते थे। अपने गले में जो आभूषण वगैरह होते थे उन्हें भी दान कर देते थे। इसीलिए हर्षवर्धन को इस काल का सबसे महान शासक माना जाता है। एक महान व्यक्ति वो नहीं होता है जो अपने समय में कितने युद्ध जीत रहा है या फिर कितने चुनाव जीत रहा है। एक महान व्यक्ति वो होता है जो अपने समय के लोगों के लिए कितना करके जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं बनाकर वो जा रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नरसिंहवर्मन ने अपदस्थ श्रीलंकाई शासक मानवम्म को ये अपने यहाँ संरक्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि मानवम्म की सहायता से इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अब ये मानवम्म की सहायता करते हैं और अपनी नौसेना मानवम्म के साथ भेजते हैं। चूँकि ये समुद्र तटीय राज्य थे तो आपको इनके पास में सेना भी इनके पास में नज़र आएगी। और ये दक्षिण एशियाई देशों को भी ये पराजित करते थे, बार बार श्रीलंका को भी पराजित करते थे, मालदीव वगैरह को भी पराजित करते थे, जो इंडोनेशिया है उन्हें पराजित करते थे। तो यहाँ पर ये अपनी नौसेना भेजते हैं मानवम्म के साथ में और मानवम्म अपने बड़े भाई को पराजित करते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। इस तरह से ये इनके काफ़ी अच्छे मित्र बन जाते हैं। इन्हीं के काल में चीनी यात्री हैंसांग कांची आते हैं। कांची क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म के जानकारी के लिए आए थे, बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध विद्यार्थी के रूप में आए थे। तो इस समय पर कांची बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, तो हैंसांग का यहाँ आना तो बनता ही था। हैंसांग कांची आते हैं और कुछ समय तक कांची में रहकर अध्ययन करते हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में मामल्लपुरम में एकाश्मरथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था और नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने की जानकारी हमें कसागुडी, कुरीम एवं बेल्लूर पालुम अभिलेख में हमें इनकी जानकारी मिलती है। महेंद्र वर्मन सेकंड, इनका कार्यकाल था 668 से 70 ईस्वी, मतलब सिर्फ 2 साल ये रहते हैं। तो ये 2 साल इसलिए रहते हैं क्योंकि चालुक्य पल्लव संघर्ष शुरू हो जाता है और चालुक्य शासक विक्रमादित्य फर्स्ट, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के बेटे रहते हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर जो नरसिंहवर्मन होते हैं वो पराजित कर देते हैं। और नरसिंहवर्मन न केवल पराजित करते हैं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय की हत्या भी हो जाती है और तकरीबन 13 वर्षों तक नरसिंहवर्मन, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ये बातापी के चालुक्यों के क्षेत्रों पर अधिकार करके रखते हैं। और जो पुलकेशिन द्वितीय का बेटा रहता है विक्रमादित्य, वो अपने एक सामंत के यहाँ पर संरक्षण पाता है। जैसे ही नरसिंहवर्मन प्रथम की मृत्यु होती है और उनके बाद का अगला शासक महेंद्र वर्मन सेकंड एक कमजोर शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है, तो पुलकेशिन द्वितीय का बेटा जो विक्रमादित्य है वह अपने सामंत की सहायता लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करता है और यहाँ पर पल्लवों के साथ में युद्ध करता है और न केवल युद्ध करता है बल्कि युद्ध को जीतता भी है और इस युद्ध में महेंद्र वर्मन सेकंड मारा जाता है। अब इनके बाद में अगले शासक बनते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। 670 से 700 ईस्वी ये गद्दी पर बैठते हैं। चालुक्य शासक विक्रमादित्य से ये भी पराजित होते हैं लेकिन ये मरते नहीं हैं। शैव मतानुयायी थे ये। महाबलीपुरम में गणेश मंदिर ये बनवाते हैं और ये बहुत सारी उपाधि लेते हैं। अब ये सोचो, ये बातापी के चालुक्य शासक से पराजित हो गए लेकिन इनके सामंत इनका सम्मान करते रहें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ढोंग धतूरे करते हैं और बहुत सारी उपाधियाँ ले लेते हैं।
अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि गुप्तोत्तर काल में आपको बहुत ज़्यादा उपाधियों का झोल-झाल देखने को मिलेगा। बहुत सारे राजा, बहुत ही कम ऐसे राजा होंगे जो 1 या 2 उपाधि लेंगे, वरना सभी 4-5 उपाधि लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सामंती व्यवस्था चरम विकास पर है। सामंत कई बार राजा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जा रहे हैं, तो राजा का प्रभाव कैसा बने रहे, राजा की शक्ति कैसे लोगों को नज़र आए, इसके लिए बार-बार राज्याभिषेक करवा रहे हैं, बार-बार उपाधि ले रहे हैं। कोई छोटा-सा युद्ध भी जीत ले रहे हैं तो उस पर भी एक उपाधि ले रहे हैं कि भाई साहब, मैंने वातापी को हराया तो वातापी कोंड की उपाधि लूँगा। ठीक है? इस तरह की उपाधि ले रहे हैं। परमेश्वर बर्मन की कुछ उपाधियाँ हमें मिलती है। विद्या विनीत, उग्रदंड, अत्यंत काम, एकमल, रणरंजय जैसी उपाधियाँ भाई साहब यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर इनके बाद में अगले राजा बनते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड या राजसिंह। इनके ही नाम पर आपको राजसिंह सहली देखने को मिलेगी जब आप आगे की वीडियो में चालुक्य वंश की जो पल्लव वंश है इनके समय की वास्तुकला को पढ़ेंगे। तो राजसिंह 700 से 728 यानी कि तकरीबन 28 सालों तक राजा के रूप में शासन करते हैं और ये भगवान शिव के उपासक थे और शैव मतानुयायी थे। अब इनकी कुछ उपाधियों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इनकी कुछ उपाधियाँ थी आगम प्रिय और शंकर भक्त जैसी उपाधि ये लेते हैं। इनका काल जो रहता है वह शांति का काल रहता है और सांस्कृतिक विकास का काल रहता है। साथ ही साथ इनके समय में आर्थिक समृद्धि काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी होती है पल्लवों की। इसलिए हम देखते हैं कि राजसिंह शैली या नरसिंह वर्मन शैली इस काल की सबसे बेहतरीन शैली मानी जाती है चारों शैलियों में से। अब इन्हीं के समय पर पल्लव वंश में स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण शुरू होता है और इन्होंने अपने एक दूत मंडल चीन भेजा था तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नेकपट्टनम या नागपट्टनम में एक विहार बनवाया था। अब इनके प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं दंडी, और दंडी किसकी रचना करते हैं? 10 कुमार चरित्र की। और 10 कुमार चरित्र ये लिखते हैं और ये दंडी इनके ही दरबार में रहते हैं। तो यहाँ पर राज सिंह के विषय में ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन सेकंड इनका नाम है, राज सिंह भी इनकी एक उपाधि है और इन्हीं की इस नाम पर, क्योंकि नरसिंह वर्मन एक और हो चुके हैं और उनके नाम पर एक मंदिर निर्माण कला और चल रही है, इसीलिए इनके नाम पर भी अगर नरसिंह वर्मन शैली चला देंगे तो अपन लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इतिहासकारों ने इनके दूसरे नाम राज सिंह पर इनके काल में जो शैली का विकास हुआ उसे उन्होंने राजसिंह शैली कहा। राजसिंह शैली हमें देखने को मिलती है और ध्यान रखना इन्हीं के दरबार में रहते हैं दंडी, जो कि 10 कुमार चरित्र नाम से एक प्रसिद्ध रचना लिखते हैं। अब इनके बाद में परमेश्वर वर्मन द्वितीय नाम से एक अगले राजा बैठते हैं गद्दी पर। 728 से और 730 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये है कि इस शाखा के अंतिम राजा होते हैं लेकिन इस वंश के अंतिम राजा नहीं होते। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। अब जो आदमी है वो कहीं का सामंत है किसी राजा के अधीन। अब जैसे ही वह आदमी खत्म हुआ उसके बाद में राजा की स्थिति कमज़ोर हो गई, तो उसके बड़े बेटे ने क्या किया, स्वतंत्र राजा की उपाधि ली और अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित किया और अपने छोटे भाई को अपने ही राज्य में कोई कर्मचारी बना लिया, कोई अधिकारी बना लिया या फिर कहीं की जागीर उसे दे दी ताकि वह भी खेलता कूदता रहे। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई जिसने गद्दी की स्थापना की और खुद को राजा घोषित किया वह पल्लवों में था सिंह विष्णु, और जो भाई जिसे कुछ नहीं मिला, जिसको एक छोटी सी जागीर उसके भाई ने दे दिया और वह उसी से संतुष्ट हो गया, वह था भीम वर्मा। तो यहाँ पर सिंह विष्णु शाखा, सिंह विष्णु के बाद में उनके बेटे इस तरह से आगे बढ़ते दर पीढ़ी ये शासन करते रहते हैं। यहाँ पर शासन किसके हाथ में रहता है? सिंह विष्णु के वंशज के हाथ में। लेकिन परमेश्वर वर्मन सेकंड सिंह विष्णु के अंतिम वंशज होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर वर्मन के ना तो कोई बच्चे होते हैं और ना ही कोई भाई होते हैं, सगे भाई, जो यहाँ पर शासन कर सके। अब राजा नहीं होता तो अधिकारी क्या करते हैं? इस वंश के संस्थापक विष्णु, श्री विष्णु के जो भाई होते हैं भीम वर्मा,
उनके जो वंशज होते हैं इस समय पर हिरण्यवर्मा के पुत्र नंदीवर्मन को, नंदीवर्मन सेकंड को राजा बना लेते हैं। और यहाँ पर से सिंह विष्णु शाखा समाप्त हो जाती है और नरसिंह जो भीम वर्मा शाखा है वह यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पल्लव वंश है, एक ही परिवार के लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं, लेकिन एक ही पिता की संतानें यहाँ पर शासन उनका समाप्त हो चुका है। अब दूसरे भाई की पीढ़ी यहाँ पर शासन करने वाली है। तो यहाँ पर नंदीवर्मन सेकंड अगले राजा होते हैं, 730 से 800 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। चूँकि यहाँ पर इन्हें लोगों ने, जो अधिकारी थे उन्होंने चुनकर राजा बनाया था, इसलिए इनके समय पर ज़्यादा युद्ध वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते हैं और ये काफ़ी शांत व्यक्ति होते हैं और इनके समय पर भी समृद्धि का काल होता है। और ये पल्लव वंश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले राजा होते हैं, तकरीबन 70 सालों तक ये शासन करते हैं। अब इनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। यह श्री विष्णु के भाई भीम वर्मा की शाखा से संबंधित थे और हिरण्यवर्मा के पुत्र थे। पल्लव शासकों में सर्वाधिक शासनकाल 70 वर्ष इन्हीं का था। इनका विख्यात प्रधानमंत्री था श्री राय। यह राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से पराजित हो जाते हैं। दंती दुर्ग कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। अब इसी क्षेत्र में ध्यान रखना, यहाँ पर जो पल्लव वंश है वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और राष्ट्रकूट और चोल वंश इनके राज्य पर धीरे धीरे अधिकार करते जाएंगे और एक समय के बाद में जो पल्लव वंश होता है वह चोलों के अधीन उनके सामंत के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग यहाँ पर इन पर आक्रमण करता है और ये भाई साहब पराजित हो जाते हैं, लेकिन दंती दुर्ग का दिल आ जाता है इनके ऊपर और वह कांची पर अधिकार कर लेता है। दंती दुर्ग बोलता है, भाई मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, वरना सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो दंती दुर्ग होते हैं, नंदीवर्मन से प्रभावित होकर, नंदीवर्मन सेकंड से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रेवा से उनका विवाह कर देते हैं। यह वैष्णव पंथ को मानने वाले थे। कौन? नंदीवर्मन सेकंड। प्रसिद्ध अलवार संत, अलवार किस शाखा को कहते हैं? तो जो वैष्णव परंपरा की शाखा दक्षिण भारत में मिलती है वो यहाँ पर अलवार कहलाती है। अलवार संत तिरुमंगई इनके समकालीन थे। नंदीवर्मन ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। अब दंतीवर्मन अगले राजा बनते हैं। 800 से 846 तकरीबन 46 सालों तक ये शासन करते हैं और ये किसके पुत्र रहते हैं? तो ये रेवा के पुत्र रहते हैं। रेवा और किसके? नंदीवर्मन सेकंड के। तो यानी कि दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, उनके ये नाती या पोता जो भी कहते हो, बेटी का बेटा यहाँ पर ये होते हैं। इसीलिए इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से भी है, खूनी तौर पर उनके रिश्तेदार हैं। इसलिए इस काल में हमें राष्ट्रकूट और पल्लव वंश में अच्छी दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। अब दंतीवर्मन पल्लव अभिलेखों में इन्हें विष्णु का अवतार तथा पल्लव कुलभूषण कहा गया है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम तथा गोविंद तृतीय ने यहाँ पर दंतीवर्मन को हराया। अब देखो, जो राष्ट्रकूट शासक होते हैं, भले ही ये राष्ट्रकूट वंश के जो रहते हैं, मैं तो कह रहा था अभी दोस्ती मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुटाई हो रही है यहाँ पर इनकी। तो जो राष्ट्रकूट शासक संस्थापक होते हैं दंती दुर्ग, उनके ये नाती होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर राष्ट्रकूट शासक आक्रमण करते हैं। और जो पांड्य होते हैं, पांड्यों ने पल्लवों से कावेरी के निकट का क्षेत्र छीन लिया। कावेरी के जो मैदान होते हैं वो छीन लेते हैं यहाँ पर पल्लवों से। अब दंतीवर्मन के बाद में नंदीवर्मन तृतीय अगले राजा बनते हैं और ये 846 से 869 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और प्रधानमंत्री इनका जो रहता है वह रहता है नाम्पा। नाम्पा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है अपने नॉलेज के लिए, अपनी हरकतों के लिए, अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए। तो इन्होंने पल्लवों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का काम किया। पांड्यों से कावेरी नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। पेरुंद देवनार, या जो पेरुंद देवनार जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा नंदिक कल्पकम, अब ये क्या लिखा है यार, आप पढ़ लेना, विद्वान इसका समकालीन था। पेरुंद देवनार कौन था? यहाँ पर नंदीवर्मन थर्ड का समकालीन था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष से इनके अच्छे संबंध थे
और इसने अमोघ वंश की पुत्री शंखा से विवाह किया। इसके बाद में नृपतुंग अगले राजा बनते हैं 869 से 880, और फिर अपराजित बर्मन 880 से 903 अगले राजा बनते हैं तकरीबन 23 सालों के लिए। अब जो अपराजित बर्मन है इनके विषय में ध्यान रखना कि इन्होंने अपने सामंत चोल शासक आदित्य फर्स्ट और गंग शासक पति के साथ मिलकर सिरिपुरवयम के युद्ध में पांड्यों को हराया। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आदित्य फर्स्ट है वह चोल शासक है और अभी किसके अधीन है? पल्लवों के अधीन हैं। कुछ ही समय बाद ये आदित्य फर्स्ट ही स्वतंत्र रूप से चोल वंश की स्थापना करेगा, जो हम यहाँ पर देखेंगे। आगे चलकर जो आदित्य चोल रहता है वह पल्लवों से स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना करता है। अपराजित बर्मन पल्लवों का अंतिम महान शासक होता है, और इसके बाद जितने भी शासक होते हैं वो कमजोर होते हैं और चोलों के अधीन, चोलो राष्ट्रकूट वंश जो भी दक्षिण भारत की बड़ी शक्तियाँ होती है उनके अधीन ये सामंतों की तरह काम करते हैं। अब पल्लव प्रशासन की बात करते हैं तो एक बात जो सबने नोटिस की, मैंने भी और आपने भी नोटिस की होगी, कि यहाँ पर के जो राजा हैं वो बड़ी बड़ी उपाधियाँ ले रहे हैं। धर्मराज हो, धर्म महाराजाधिराज हो, अग्रिष्टोम या वाजपेयी जैसे यज्ञ कराकर यज्ञ के नाम पर ये उपाधि ले ले रहे हैं। अगर कोई युद्ध कर रहे हैं तो उस युद्ध के नाम पर ये उपाधि ले ले रहे हैं। अब इस तरह की उपाधि लेने का ये मतलब है कि कुल मिलाकर ये अपने जो कैरेक्टर है या फिर अपने व्यक्तित्व है उसमें ये वृद्धि करना चाह रहे हैं, सम्मान में वृद्धि ये करना चाह रहे हैं, ताकि सामंत हो या जनता हो उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिले। अनेक यज्ञ करवाते हैं। पल्लव प्रशासन में युवराज और रानियां भी राजा की सहयोगी थे और इन्हें राजा की तरह भूमि अनुदान यानी कि भूमि किसी को भी दान देने का इन्हें अधिकार प्राप्त था। मंत्री परिषद को रहस्य दिक्दास कहा जाता था। ये ध्यान रखना, रहस्य दिक्दास किसे कहा जाता था? मंत्री परिषद को। सचिवालय जिसे बालिया कीलपार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बालिया कीलपार। अधिकारी जिन्हें महासेनापति, महादंडनायक, पुरोहित, अजड़पति, अजड़पति मतलब कि क्या होता था? कोष प्रमुख। यहाँ पर महासेनापति सेना का प्रमुख होता था। महादंडनायक जो होता था वह चीफ जस्टिस होता था। पुरोहित जो होता था वह धार्मिक कार्यों का प्रमुख व्यक्ति था। कर्णिक कर्णिक जो था वह था राजकीय अनुदानों को लिखने वाला। आमात्य, यहाँ पर जो विदेश मंत्री होता है या जो वित्त मंत्री होता है उसको आमात्य कहते हैं। मंडवस चुंगी अधिकारी था। रत्तिक जिला अधिकारी, आज के कलेक्टर की तरह रत्तिक था। संचरण तक गुप्तचर कहलाता था। अब इनके साम्राज्य विस्तार की या साम्राज्य विभाजन की अगर हम बात करें तो प्रांत, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था आज के स्टेट की तरह। तो जो प्रांत होते थे उन्हें मंडल या राष्ट्र कहते थे और इनका प्रमुख होता था राष्ट्रिक। हम देखते हैं गुप्त काल में भी राष्ट्रिक शब्द प्रांत प्रमुख के रूप में हमें मिलता है, लेकिन गुप्त काल में जो सीमांत राज्य होते थे उनके प्रमुख को राष्ट्रिक कहते थे, जबकि सामान्य प्रांत के प्रमुख को भुक्ति कहते थे। लेकिन इस काल में जो मंडल है या जो राष्ट्र है या फिर जो प्रांत है उसके प्रमुख को राष्ट्रिक कह रहे हैं। वहीं जिला की बात करें तो जिले को ये लोग कहते थे नाडु, और नाडु का जो प्रमुख होता था वह था दंस्तिक। क्या होता था? दंस्तिक। तो यहाँ पर नाडु आप देख सकते हैं, नाडु का मतलब होता है जिला। आज भी आप तमिलनाडु स्टेट के नाम के बारे में जान लीजिए तो जो तमिलनाडु स्टेट है वह तमिल भाषा का राज्य है। तो तमिल भाषी जिले तमिलनाडु कहलाते हैं। तमिलनाडु, तमिल का मतलब एक भाषा, नाडु का मतलब जिला। तमिल बोली जाने वाली भाषा के जो जिले हैं वह आज तमिलनाडु कहलाते हैं। ग्राम समूह की बात करें तो कोटम या कोई राजकीय अधिकारी यहाँ पर नहीं होता था, और हम देख रहे हैं कि मौर्य काल से हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो राजवंश हुए हैं उन्होंने ग्राम समूहों के प्रशासन में हस्तक्षेप ना करना ही सही समझा और यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उन्होंने जारी रखी। जो स्थानीय गांव के लोग हैं वही मिलकर यहाँ पर प्रशासन संभालते थे और बस राजा को इस बात से मतलब होता था कि गांव की जो मुखिया है वह कर एकत्रित करके हम तक पहुंचा दे और कोई अव्यवस्था न रहे, बाकी सब ठीक है। ग्राम का जो प्रमुख होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था और यह स्थानीय प्रशासन चलाता था। प्रांत में बात करें तो राज परिवार के सदस्य प्रमुख होते थे
और इसमें न्यायालय व सेना होती थी, कहाँ प्रांत में। और जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर जिसे नाडु कहते थे, यहाँ पर दंस्तिक की सलाह हेतु विषय महत्व जैसी संस्था हमें मिलती है। और राजा प्रशासन के साथ साथ न्याय और सेना का भी सर्वोच्च प्रधान व्यक्ति था। पल्लवों की एक मजबूत नौसेना भी थी और इनकी नौसेना के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला था महाबलीपुरम और दूसरा था नेकपट्टनम। अब देखिए, पल्लव संस्कृति हमें देखने को मिलती है कि अप्पार और नैनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी और इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें पल्लव संस्कृति और पल्लव शासकों पर हमें देखने को मिलता है। चाहे आप विष्णु वर्मन की बात करें या फिर अन्य शासकों की बात करें, श्री विष्णु की बात करें या अन्य शासकों की बात करें, तो हमें अलवार और नैनार संतों के प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। वास्तुकला में द्रविड़ शैली का आधार पल्लव वास्तुकला निर्मित होती है और अगले वीडियो में आप जानेंगे कि जो पल्लव वास्तुकला है वह किस तरह से विकसित हुई और उसने किस तरह से चार अलग अलग प्रमुख शासकों के दौरान, चाहे वह राजसिंह हो, अपराजित हो और अलग अलग दो अन्य शासकों के समय पर जो मंदिर निर्माण कला विकसित हुई, उसने किस तरह से पल्लव संस्कृति को विकसित किया और पल्लव संस्कृति किस प्रकार द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण का आधार बनी। भारवी, दंडी, मात्रक जैसे विद्वान हमें इनके काल में मिलते हैं और कांची जैसा प्रमुख केंद्र हमें मिलता है जो कि शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र इस काल में बन गया था। वहीं हम कांची में चीनी यात्री हैंसांग, भारवी, बातसेन और मयूर शर्मन जैसे व्यक्तित्वों ने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस काल में कांची का वही महत्व था जो कि हमें मौर्योत्तर काल में उसका मिलता है, पाटलिपुत्र का। हमें गुप्तोत्तर काल में उज्जैन, मथुरा, वाराणसी जैसे शहरों का मिलता है। हर्षवर्धन के काल में हमें कन्नौज का मिलता है। इसी तरह पल्लवों के काल में न केवल पल्लवों का बल्कि पूरे दक्षिण भारत का और इस समय के भारत के बहुत महत्वपूर्ण शैक्षिक, बौद्धिक और धार्मिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांचीपुरम का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो में पल्लव वास्तुकला पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ बेहतर सीखा होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।